नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है कालकासी समालेखा का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में सुशासन सहयोगियों के साथ एक बैठक की है। इस बैठक में कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दो चेहरे देवेंद्र सिंह बबली और कमल गुप्ता को कैबिनेट में शामिल किया गया, जिसके बाद अब इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत कुल 14 मंत्री बन गए। इस पर हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने याचिका डाली है, जिसकी आज हाईकोर्ट में इसे लेकर सुनवाई है और हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली जो सुनवाई है उसको, यानी कि आज की जो सुनवाई है उसको अगली सुनवाई तक टाल दिया है। हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं याची सीनियर एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी। सर, आज कोर्ट में सुनवाई थी, क्या कुछ रहा? ऐसे है, जो हरियाणा के दो मंत्री बनाए गए हैं उनको लेकर मैंने ये याचिका दाखिल की थी। जो खट्टर गवर्नमेंट ने जिस दिन ओथ ली थी उस दिन इन्होंने सीएम खट्टर साहब ने और डिप्टी सीएम जो हैं दुष्यंत चौटाला जी ने ओथ ली थी। उसके बाद जो है 14 नवंबर 2019 को विस्तार हुआ था कैबिनेट का और उस हिसाब से मंत्री पूरे हो गए थे। अब जो है 28 दिसंबर को नोटिफिकेशन निकाल के ओथ दे के जो दो मंत्री बनाए गए हैं उनका जो है, मैं ये कहता हूँ, उनके मंत्री बनाने से जो 15% का आंकड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का है 2001 की का, तो उसका हनन हुआ है। अगर ये हनन हुआ है तो इसकी क्या ज़रूरत थी? अगर 12 मंत्रियों से काम चल रहा था तो और बनाने की क्या ज़रूरत थी? बनाना था तो एक बनता, दो बना के इन्होंने आंकड़ा जो है 14 कर दिया। इस हिसाब से जो 15% का आंकड़ा है उसका निकलता है 13.5। तो 13 का तो आंकड़ा हो सकता है, 14 का आंकड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये देखा जाए, लॉर्ड जस्टिस डेनिंग ने ये बात कही थी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कानून में लिखा है, उससे आप इधर उधर नहीं जा सकते। उसकी लैंग्वेज जो है क्लियर है। अगर उसकी लैंग्वेज क्लियर है तो मेरी ये आर्गूमेंट जो है, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पंजाब के 21 और हरियाणा के 4 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, जिसमें कमल गुप्ता जी भी शामिल थे जो आज मंत्री बने हैं, इनकी नियुक्ति रद्द हुई थी पहली गवर्नमेंट में। खट्टर गवर्नमेंट की पहली टर्म में कमल गुप्ता जी चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे और सीमा त्रिखा थी और ऐसे 3-4 लोग और थे जिनकी जो है नियुक्ति रद्द कर दी थी मानयोग हाई कोर्ट ने, ये कहते हुए जो 15% का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको किसी तरह से वायलेट नहीं किया जा सकता। मैं इसमें ये कहता हूँ, संविधान की ओथ ली खट्टर साहब ने, दुष्यंत चौटाला ने ली ओथ, और संविधान की ओथ का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ जो है सिर्फ एक आईवाश था या क्या था? इसके लिए मैंने ये कहा है, अगर आंकड़ा बढ़ गया है, जो सरकार का खर्चा बढ़ा है, उस खर्चे को कम किया जाए। इनको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाए, मंत्री पद का या कोई और जो विशेषाधिकार हैं इनको नहीं मिलने चाहिए, इमीडिएटली ख़त्म करना चाहिए। और ये अगर मैं ये कहूँ, ये गवर्नमेंट चलती अच्छी भली चलती वेंटिलेटर के ऊपर चली गई है। क्योंकि मैंने सभी की जो है क्वेश्चन की मांग की है, जितना भी मंत्रिमंडल है उसको घर पे भेज दिया जाए, क्योंकि ये संविधान का मान सम्मान नहीं करते, पालन नहीं करते। तो इसमें कोई गलत बात नहीं कही। मैं ये कहता हूँ, अब ये एम्बुलेंस में है, अगर एम्बुलेंस से आगे इन्वर्टर पे जाते हैं या किसके ऊपर जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगर मैं इससे आगे ये भी कहूँ कि जो भारतीय लोग हैं उनसे ये सरकारें कहती हैं कि अपने संविधान का मान सम्मान करो,
तो आप खुद क्यों नहीं करती? जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ याची सीनियर एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी, जिन्होंने कहा कि आज जो है सुनवाई हुई और सुनवाई में बाकायदा बेंच द्वारा ये कहा गया कि ये मामला जो है विचाराधीन है और इसे आगामी दिनों में इसकी दोबारा से सुनवाई जो है वो की जाएगी। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। यमुनानगर पहुंचे शिक्षा और पर्यावरण मंत्री कविता गुर्जर ने दावा किया है कि यूपी, उत्तराखंड और मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही बातचीत में उन्होंने बताया है कि यूपी में पहले से अधिक सीटें बीजेपी को मिलने वाली हैं। उत्तराखंड और मणिपुर में भी भारी बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। पंजाब में बीजेपी की परफॉर्मेंस और भी बेहतर रहेगी। इसी के साथ उन्होंने कोरोना के तहत स्कूल खोलने पर कहा है कि 1 से 9वीं तक के स्कूल खोल दिए गए। उपस्थिति आने वाले समय में पता चलेगी। इस दौरान कोरोना की पूरी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। वहीं बजट सत्र पर भी कंवरपाल गुर्जर ने बयान देते हुए कहा है कि हरियाणा सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बजट सत्र में विधायकों के सवाल और सुझाव लिए जा रहे हैं और उद्योगपतियों के सुझाव भी मांगे गए हैं। देखिए, जो नॉर्म पहले से थे वो उन सभी नियमों का पालन उसी प्रकार से किया जाएगा। और पहले हमने 10वीं से 12वीं तक के खोल दिए थे और वो ठीक से चल रहे हैं। और अभी हमने पहली से 9वीं तक के क्लास के जो है सारी क्लासें खोल दी। आज से बच्चे आने शुरू होंगे और उपस्थिति कैसी रही हो तो भी आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन सभी में उत्साह है, बच्चों में भी, अभिभावकों में भी, और टीचरों की भी ऐसी इच्छा थी कि खुलना चाहिए। तो सभी की मांग भी थी और जिस प्रकार का माहौल है, कोविड के का संक्रमण जो है वो बहुत कम होता जा रहा, तो उसको देखते हुए उसको खोलने का निर्णय लिया। देखिए, अब तक जितने भी बजट रहे हैं वो बहुत ही अच्छे बजट प्रस्तुत हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई परंपरा शुरू की है। पहला बजट उन्होंने प्रस्तुत किया तो उन्हें सभी विधायकों को सुझाव के लिए बुलाया था और उसके बाद भी उन्होंने हर बार विधायकों से सुझाव लिए और उन सुझाव को इम्प्लीमेंट भी करते हैं हर बार। और जब वो पड़ा उत्तर देते हैं तो उस टाइम उसकी जानकारी देते हैं कि किस विधायक ने क्या सुझाव दिया था। और अभी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनसे भी उन्होंने सुझाव मांगे। तो माननीय मुख्यमंत्री सबकी सहमति के साथ ही बजट हमारे नज़दीक जो है उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रही है। जितनी सीटें पिछली बार थी उससे बढ़ के सीटें आएंगी, मेरा पूरा विश्वास है इसमें। और जहाँ उत्तराखंड है, निश्चित तौर से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। साथ ही लगता पंजाब है, पंजाब में बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। मणिपुर के और चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं लोकसभा, जहां सुनीता दुग्गल कुछ बोल रही हैं। रेल सेवा से वंचित है और उन्होंने कहा था कि मैं अगर प्रधानमंत्री बना तो मैं रेल के द्वारा फतेहाबाद में पहुंचूंगा। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर रेल मंत्री जी इस बात की तरफ ध्यान दें और इस रेल को जो है जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। और इसी तरह से ही जो है हमारी एक उकलाना से नरवाना की जो रेलवे लाइन है उसका भी सर्वे हो चुका है। तो मेरा आग्रह है कि जैसे 400 वंदे भारत जो हैं वो शुरू की जा रही हैं, तो मेरी लोकसभा से भी एक वंदे भारत जो है जरूर गुजरनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं रेल मंत्री जी को इस बात का आग्रह करना चाहूंगी। और आप ये देखिए कि 63% से अधिक जो ट्रेन है आज की तारीख में वो इलेक्ट्रीफाई हो गई हैं और 2009 से 2014 के मुकाबले में नई रेलवे लाइंस, दोहरीकरण और अमान परिवर्तन, इसके लिए इस बजट में 350% की बढ़ोतरी की गई है। और हमारा सफर इतना सुगम हो गया है कि मैं कहना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच ये है कि एक तेरी जरा जरा सी सहूलियत, कि एक तेरी जरा जरा सी सहूलियत ही सब्र है मेरा, एक तेरी जरा जरा सी सहूलियत सब्र है मेरा, देख अब तेरी मंजिल से बेहतर ये सफर है तेरा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और रेल मंत्री जी ने जो है वो करके दिखाया। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी सभापति महोदय कि जल जीवन मिशन, इसके तहत जो है कि 2014 में जब मैंने पार्टी को ज्वाइन किया, माननीय प्रधानमंत्री जी से और संगठन की विचारधारा से प्रभावित होकर, तो मुझे ये मौका दिया गया कि आप जो है पटौदी से चुनाव लड़िए। और जब मैं वहां पर घूमी तो मैं हैरान हो गई कि वहां पर हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनका सारा दिन जो है
वो सिर्फ पानी के लिए निकल जाता था। और हमारी सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जो है वहां पर उनको पानी पहुंचाने का काम किया। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। अभी 5 मिनट का समय तो मेरे पास होगा ना, कम से कम 5 मिनट पूरे नहीं हुए। 5 मिनट हो गया। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो नदियों को जोड़ने का प्रोविजन किया गया है, और केन बेतवा के बारे में अगर हम बात करें कि हमारे एक इलाके में जो है वो बाढ़ आती है, दूसरा इलाका सूखा रहता है। अगर इन नदियों को जोड़ दिया गया तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलेगा। सरकार की तरफ से जो गंगा के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर का 10 किलोमीटर का जो एक कॉरिडोर बनाने का जो एक योजना है, मुझे लगता है कि उससे भी हमारे किसान भाइयों को बहुत बहुत लाभ मिलने वाला है। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि हम किसान रेल, किसान ड्रोन, नाबार्ड के माध्यम से जो इसमें जो सहायता मिलेगी, उससे मुझे लगता है कि किसान भाइयों के आने वाले समय में आमदनी जो है वो हम दुगनी की बात ना करें बल्कि तिगनी चौगनी जो है वो आने की हमें इस बात की पूरी संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि चाहे हम मिलेट्स की बात करें, धन्यवाद, मोटे अनाज की बात करें, धन्यवाद, तो ये इंटरनेशनल जो मिलेट्स ईयर जो है वो घोषित किया गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है जी बस आधा मिनट और, कि उससे जो है हमारे छोटे किसान को जो कि 80 से 85% के करीब है उसको बहुत बहुत लाभ मिलने वाला है। धन्यवाद श्री महबूब सभापति महोदय, अंत में युवाओं के लिए जो हमारी सरकार ने किया उसमें मैं कहना चाहूंगी कि सीमावर्ती इलाकों में सशक्त करने के लिए जो प्रावधान किया गया है, एनसीसी को जो सीमावर्ती इलाकों में हमारे युवाओं के लिए जो केंद्र खोलने की बात कही गई है, उससे जो है हमारे नवयुवकों को बहुत लाभ मिलेगा। प्लीज अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे युवा हैं वो बहुत आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच है और इसीलिए मैं अंत में सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी युवाओं का आह्वान करते हुए क्या कहते हैं कि बस तू एक ख्वाब देखना मत छोड़ना, मेरी आंखों में इसकी तदबीर के हजारों सपने हैं। धन्यवाद। तो आदरणीय सभापति महोदय, बहुत धन्यवाद। Thank you so very much. Thank you very much. I thank you, Honorable Deputy Speaker, sir. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त है आपका विधायक का। और आपका विधायक में आज हमारे मेहमान हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं निर्दलीय विधायक हैं पुडरी से रणधीर सिंह गुरन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर सर। थैंक यू अमित जी। रणधीर जी, सबसे पहले मैं 5 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि हालांकि यूपी से इसकी शुरुआत आज हो भी चुकी है, जहां पर वेस्ट यूपी में आज चुनाव हो रहा है सर, कैसे देख रहे हैं आप? जहां तक उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात है जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनने जा रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जी सरकार बनने जा रही है। और मैंने पिछले सहारनपुर जिले में 2-3 दिन पार्टी के प्रचार के लिए भी गया था जी। तो वहां के कार्यकर्ता शिविर क्षेत्र में प्रवास के दौरान ऐसा महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। चलिए सर, अच्छी बात है, आप उम्मीद कर रहे हैं और हम तो चाहते हैं कि जो आप उम्मीद कर रहे हैं उस पर खराबी उतरे। लेकिन एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, ये दावा किया जा रहा है कि भाई एक बार फिर से आप यूपी में 300 पार करेंगे, लेकिन जो अब तक चुनावी सर्वे सामने आए और जो भी लहर आप देख पा रहे हैं, आपको लगता है कि 300 पार का जो नारा आपने जो दिया है बीजेपी ने, क्योंकि आप निर्दलीय विधायक हैं, आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं हरियाणा में, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि बीजेपी 300 पार का जो आंकड़ा है जो बार बार दावा कर रही है उस तक पहुंच पाएगी? देखिए, जो केंद्रीय नेतृत्व है और उत्तर प्रदेश का संगठन है, उनका सबका फीडबैक है भी हम 300 पार इस बार जीतेंगे जी। लेकिन आज से जनता ने अपना फैसला लेना शुरू कर दिया। आज वोटिंग है और एक अच्छी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है जी।
बाकी राज्यों में क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप? उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब? मेरे को दूसरे राज्यों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। चलिए, ठीक है सर। अब हम आपके विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपने प्रायोरिटी के तौर पर निपटाए हैं और आने वाले समय में आप उम्मीद कर रहे हैं कि इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहे तो वो काम भी आप प्राथमिकता के तौर पर उनको निपटाने की कोशिश करेंगे, उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे जो वहां की जनता जी। आपसे उम्मीदें लगाए बैठी है? जी जी। जी। जहां तक मेरी विधानसभा क्षेत्र की बात है, मेरी विधानसभा में देवडू गांव के अंदर जो 5 गांव कोड़, साकरा, देरडू, संगरौली, साकरा, खेड़ी, एक नर्सिंग कॉलेज बन रहा है जी, जो कि मार्च अप्रैल तक बनकर तैयार हो जाएगा। मेरी विधानसभा के लिए बड़ी सौगात है। और इसी प्रकार से कैथल से करनाल रोड जी, सड़क है, वो हमने 7 वर्ष पहले माननीय मुख्यमंत्री से मंजूर कराई थी। उसका काम पूरा हो चुका है। और इसी प्रकार से पुंडरी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी एक खेल स्टेडियम जी, मंजूर कराया था, उसका भी काम पूरा हो चुका है। और इसी प्रकार से लगभग 25 गांव के अंदर मेरा जो सपना था, 25 गांव के अंदर पीडब्ल्यूडी की जो रोड है उन पर लाइटों का काम बड़ा जोर से जारी है जी, जो कि लगभग 6 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। और 4 बड़े गांव मेरी विधानसभा के में, फतेहपुर, परल, डांड, कोल, इन 4 गांव में महाग्राम योजना के तहत सीवरेज सिस्टम का काम कराएंगे, जो कि आने वाले 1-2 महीने में शुरू हो जाएगा। सबसे पहले कोल गांव का शुरू होगा जी, उसके बाद फरल और फतेहपुर। क्योंकि कोई भी जनहित का बड़ा काम करना हो उसमें समय लगता है। इसी प्रकार से मेरी एक सोच थी जी, कि मेरा जहाँ का मैं वासी हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ पुंडरी के अंदर, और मेरा सौभाग्य है ये कि पुंडरी का विधानसभा होने के नाते पहली बार पुंडरी का विधायक बनाया। और मेरा अपने गांव के अंदर भी एक पुंडरक तीर्थ है बहुत बड़ा, महान ऋषि है पुंडरक ऋषि। उस पर लगभग 20-25 करोड़ लागत से एक भव्य स्थान बनाने का काम करें। 4.5 करोड़ से काम जारी है जी। इसी प्रकार से एक कम्युनिटी हॉल उड़टा के अंदर, वो भी 4.5 करोड़ से जारी है। अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी विधानसभा को दी है। बिल्कुल, लेकिन रणजीत जी एक और बात हम आपसे जानना सड़कें- चाहेंगे। देखिए, क्योंकि वहां के जो लोग हैं, जो आपके हल्के के जो लोग हैं, वो आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे होंगे। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि हमने देखा साल 2019 में, क्योंकि पहले आप बीजेपी में थे लेकिन आपको टिकट नहीं मिला, उसके बाद आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन वहां की जनता ने आपको फिर भी प्यार दिया, आपने जीत हासिल की। वो बात अलग है कि बाद में आपने बीजेपी को समर्थन दे दिया, लेकिन वाकई में वहां के लोग आपसे प्यार करते हैं। इस बात में किसी तरह का कोई दो राय नहीं है कि निर्दलीय चुनावी मैदान में आप उतरे, बीजेपी की लहर होने के बावजूद भी आप जीत हासिल कर पाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सर अभी भी बहुत सारी उम्मीदें ऐसी होंगी और कुछ ऐसी शिकायतें भी होंगी जो लोग आपसे कहते होंगे कि सर आप इनको प्रायोरिटी के तौर पर निपटाइए। कुछ ऐसी 1-2 खामियां, 1-2 कमियां जो आपको लगता है कि हाँ, इनको भी बहुत ज़्यादा जल्दी दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि पब्लिक की बहुत ज़्यादा डिमांड है कि इनको दुरुस्त किया जाए। देखिए, जहां तक जनता की आवाज है, मैं पुंडरी की छत्ती बरादरी की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा जी, कि लगभग 28-30 वर्ष भारतीय जनता पार्टी में मैंने काम किया और 3 बारी मैंने बीजेपी से चुनाव भी लड़ा जी, और इस बार जनता ने जो स्नेह और प्यार मुझे दिया, जी, मैं अपनी पुंडरी हल्के की छत्ती बरादरी जनता का आभारी रहूंगा। लेकिन जो भी
मेरी जनता को उम्मीद है उसको मैं पूरा करने का काम करूंगा जी। जहां तक मैं अपने शहर की बात करूं, मेरे शहर के अंदर लगभग जब से हरियाणा प्रदेश बना 30 किलोमीटर पाइपलाइन आज तक बिछी जी। और मेरे 2 साल के कार्यकाल में पुंडरी शहर में 20 किलोमीटर पाइपलाइन और सीवरेज सिस्टम ये करवाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने करवाया है जी। और पाई मेरी विधानसभा का सबसे बड़ा काम है। पाई के अंदर आज तक पीने का पानी नहीं था। लगभग 3 करोड़ की योजना से पूरे गांव में पाइपलाइन बिछाने का काम हमने किया है और इसी प्रकार से जी पाई गांव की निकासी का काम जो कि लगभग वहां कर 40 एकड़ के करीब डब है, उसके नवीनीकरण के लिए हमने 6.5 करोड़ मंजूर कराए हैं। बिल्कुल रणधीर जी, बहुत अच्छी बात है और आपने विस्तार से बताया कि किस तरीके से आप अपने हल्के के विकास के लिए लगातार प्रयास रहते हैं, लगातार काम उसके लिए कर रहे हैं और आने वाले समय में भी कुछ ऐसी प्रायोरिटी हैं आपकी कि उनको भी आप निपटाना चाहेंगे। आपको लगता है कि उन कामों को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। लेकिन आपसे मेरा आखिरी सवाल है सर, क्योंकि समय की कमी है, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि प्रदेश में हम देख रहे हैं कि एक अलग तरह की राजनीति जो है वो इन दिनों देखने को मिल रही है। बजट सत्र की शुरुआत 2 मार्च से होगी, लेकिन उससे पहले विपक्ष की ओर से कल बैठक की गई। आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। हो सकता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी भी हो कि किस तरीके से सरकार के ऊपर जमकर हमला उसमें किया गया, बेरोजगारी के आंकड़े उसमें बताए गए, बताया गया कि सरकार से हर वर्ग दुखी है और बजट सत्र को लेकर या बजट को लेकर भी कोई खास उम्मीद सरकार से कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही है। सर, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलना और माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं जी। उन्होंने 2 बजट पीछे पेश किए हैं। उन्होंने गरीब आदमी का भी ध्यान रखा, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, कर्मचारी का और इस वर्ष भी माननीय मुख्यमंत्री जी का अच्छा बजट हरियाणा प्रदेश को देंगे, तो इसमें कोई दुराई नहीं। विपक्ष तो का काम होता है सरकार के खिलाफ बोलना, बोलेगा बिल्कुल। तो इसलिए विपक्ष को बोलना भी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रणधीर सिंह गोलन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। जिस तरीके से आपने विस्तार से सभी सवालों का जवाब दिया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। तो ये थे हमारे साथ पुंडरी से निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह गोलन जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने अपने हल्के के लिए इन 2 सालों में बहुत सारे विकास कार्य किए हैं और आने वाले समय में भी वो जो इसी तरीके से इस गति को बनाए रखेंगे और अपने हल्के के लिए विकास के जो काम हैं उसको करते रहेंगे। इसके साथ ही 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उनका कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि यूपी में बीजेपी वापसी करेगी और बाकी राज्यों के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं और इसीलिए उस पर टिप्पणी करना भी उचित नहीं है। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। और इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अजय चौटाला की सजा पूरी हुई है और तिहाड़ जेल से वो रिहा हुए हैं। जेबीटी भर्ती घोटाले में अजय चौटाला को 10 साल की सजा हुई थी और ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। अजय चौटाला की सजा पूरी हो गई है, तिहाड़ जेल से उनकी रिहाई हो गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में उनको 10 साल की सजा सुनाई गई थी और अब अजय चौटाला की सजा पूरी हो गई है, जिसके बाद उनकी रिहाई हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं जेजेपी नेता अजय चौटाला, उनकी सजा पूरी हो गई है और उसके बाद उनकी जेल से रिहाई हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एक बार फिर से आपको हम बता दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तिहाड़ जेल से अजय चौटाला की रिहाई हो गई है, अजय चौटाला की सजा पूरी हो गई है। जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में अजय चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई गई थी अदालत की ओर से और अब उनकी सजा पूरी हो गई है, जिसके बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल में वो बंद थे। हालांकि बीच बीच में जेल से बाहर वो आते रहे, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि उनकी सजा पूरी हो गई है
और अब तिहाड़ जेल से अजय चौटाला की रिहाई हो गई है। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं अजय चौटाला। अजय चौटाला की सजा पूरी हो गई है और इसके बाद उनकी रिहाई हुई है। जेबीटी भर्ती घोटाला में अजय चौटाला को 10 साल की सजा हुई थी और उनकी सजा पूरी होने के बाद रिहाई हुई है। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं हर खबर पर।